हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। फ्रेंड्स, ये लेक्चर एंशिएंट इंडिया का थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम आज बात करेंगे वैदिक पीरियड के बारे में। दोस्तों, जो लोग हमारे इस चैनल से नए नए जुड़े हैं उनके लिए कुछ अहम जानकारी। प्रेप आईएएस ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए 3 महीने का फ्री कैश कोर्स लॉन्च किया है, जो कि 17 मार्च से ही स्टार्ट हो चुका है और 20 जून तक चलने वाला है। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि ये इनिशिएटिव, ये कोर्स एकदम फ्री है, आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है। दूसरी चीज़, हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करवा रहे हैं। बाद में 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो। ठीक है। स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों ही पोर्शन को हम लोग यहाँ पे कवर करवा रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स और हमारी वीडियोस की पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। ठीक है। संडे को एक तो सीसेट की क्लासेस हो रही हैं और दूसरा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जहां पे आप डायरेक्टली फैकल्टी से बात करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी फैकल्टी, जिससे यूपीएससी टीचिंग का या फिर यूपीएससी एग्जामिनेशन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, भले ही वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू स्टेज हो। तो फ्रेंड्स, काफ़ी कुछ बेनिफिशियल होगा हमारा ये कोर्स आप लोगों के लिए। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे इस फ्री इनिशिएटिव को अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में आप फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। एंड दोस्तों, अगर आपको डिटेल शेड्यूल जानना हो, रजिस्ट्रेशन लिंक जानना हो, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जानना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको तमाम लिंक मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है वैदिक पीरियड। लेकिन दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम हमारे पिछले 2 लेक्चर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हमने बात की थी सबसे पहले स्टोन एज की, मतलब जो पाषाण युग था उसकी हमने बात की थी, और उसमें हमने देखा था कि वो एक प्री हिस्टोरिक पीरियड था। ठीक है दोस्तों, हमने इसको प्री हिस्टोरिक क्यों कहा था? क्योंकि कोई भी लिटरेरी एविडेंस, कोई भी लिखित एविडेंस हमारे पास नहीं था, जिसकी वजह से हम स्टोन एज के बारे में बात कर सकें। इसलिए हमने इसको कहा था प्री हिस्टोरिक पीरियड। फिर हमने देखा था सेकेंड लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, और हमने उसको क्या कहा था? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। दोस्तों, हमने इसको प्रोटो हिस्टोरिक क्यों कहा था? क्योंकि इस पीरियड में हमारे पास स्क्रिप्ट थी, हमारे पास लिटरेरी एविडेंस थे, हमारे पास लिखित एविडेंस थे, लेकिन हम उनको पढ़ने में कामयाब नहीं हुए, उनको हम डेसिफर नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको कहा था प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। लेकिन दोस्तों, इसके बाद वैदिक पीरियड के बाद से जितना भी पीरियड आएगा, हम उसको बोलेंगे हिस्टोरिक पीरियड। क्यों दोस्तों? क्योंकि इस पीरियड को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास लिखित सोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारे पास रिटन एविडेंसेस अवेलेबल हैं, और वो रिटन एविडेंस कौन से हैं? वैदिक लिटरेचर। और इसीलिए इस पीरियड को हम बोलते हैं वैदिक पीरियड। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों, ये जो वैदिक पीरियड है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं। ठीक है। जो पहला पार्ट है, जो पहले हुआ था, उसको हम बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, और ये कब से कब तक है? 1500 बीसी से 1000 बीसी। ठीक है। इसको हम ऋग्वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं ये हम आगे अभी देख लेंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। जो सेकंड जो फेज है या सेकंड जो पीरियड है, वो है लेटर वैदिक पीरियड, मतलब उत्तर वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं, और इसका टाइम पीरियड है 1000 बीसी से लेके 600 बीसी। तो दोस्तों, वैदिक पीरियड कब से कब तक हो जाएगा? 1500 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच का जो पीरियड है, उसको हम वैदिक पीरियड कहते हैं। मतलब पूरा ये कितने साल हो गए दोस्तों? ये हो गए 900 ईयर्स का जो पीरियड होगा, इसको हम वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये जो वैदिक पीरियड है, इसको हमने समझा है किसके माध्यम से? जो वैदिक लिटरेचर है उसके माध्यम से हमने समझा है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे वेद। दोस्तों, आप जानते हैं कि कितने वेद हैं हमारे पास? टोटल 4 वेद हैं। उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद है सामवेद,
तीसरा वेद है यजुर्वेद और सबसे लास्ट में जो वेद है उसका नाम है अथर्ववेद। दोस्तों इसी क्रोनोलॉजी में आपको इनके नाम याद रखने होंगे। फ्रेंड्स वेदों का मतलब क्या होता है? नॉलेज, ठीक है। और इनमें हमको क्या देखने को मिलता है? या तो कुछ हाइम्स देखने को मिलेंगी। हाइम्स क्या होती है? मंत्र हो गए, दोहे हो गए, प्रेयर्स देखने को मिलती हैं, जो कर्म कांड होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, वो सब हमको वेदों के अंदर देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि ये जो वैदिक लिटरेचर है ये ऐसा नहीं था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी इंडिविजुअल ने इनको कंपोज कर दिया और कंपाइल कर दिया। दोस्तों कंपोजिशन मतलब क्या होता है? रचना करना, ठीक है। और कंपाइलेशन मतलब क्या होता है? जब आप उसको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में उसको शामिल कर लेते हो तो उसको हम बोलते हैं कंपाइलेशन, ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इनको कंपोज भी कर लिया और इनको कंपाइल भी कर लिया। एक्चुअली हुआ क्या था कि शुरुआत में इनको केवल कंपोज किया जाता था लेकिन लिखा नहीं जाता था, ठीक है। और क्योंकि उस समय ओरल ट्रेडिशन हुआ करती थी, बोल बोल के लोगों को बताया जाता था, तो उसके माध्यम से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये जो कंपोजिशन थी वैदिक टेक्स्ट की, इनको ट्रांसमिट किया गया। और दोस्तों फिर काफ़ी समय बाद लगभग 700 BCE के आसपास इनको कंपाइल किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात आपको समझनी होगी कि ऐसा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल का ये वर्क है, ठीक है। काफ़ी लोगों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। पहले कंपोजिशन हुआ था शुरुआत में और फिर उसके बाद काफ़ी समय के बाद इनको कंपाइल किया गया, एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लाया गया था लगभग 700 BC उसके बाद में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ हमें याद रखनी होगी। अब दोस्तों क्योंकि हम वैदिक पीरियड को पढ़ने जा रहे हैं तो इसके लिए हमको वैदिक लिटरेचर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और अब हम सबसे पहले बात करेंगे वेदों की। हमने देखा था कि वेद क्या होते हैं? अ कलेक्शन ऑफ हाइम्स, प्रेयर्स, चार्म्स एंड सेक्रीफिशियल फॉर्मूली। मतलब दोस्तों इसमें हमको मंत्र और दोहे देखने को मिलेंगे, ठीक है, मंत्र या फिर दोहे। इसके अलावा हमको प्रार्थना इसमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो कर्म कांड होते हैं, ठीक है, वो सब हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 4 वेद हैं। ऋग्वेद, उसके बाद में आता है सामवेद, उसके बाद में आता है यजुर्वेद और सबसे एंड में आता है अथर्ववेद। दोस्तों हमको यही ऑर्डर याद रखना होगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि सबसे पहला जो वेद था या जो सबसे ओल्डेस्ट जो वेद है वो है ऋग्वेद, ठीक है। और सबसे बाद में जो वेद आया था वो कौन सा है? अथर्ववेद, सबसे लेटेस्ट वाला ये वेद है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद की। दोस्तों ऋग्वेद में हमें क्या मिलता है? कलेक्शन ऑफ हाइम्स, मतलब इसमें हमको मंत्र और दोहे देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स ये जो ऋग्वेद है ये 10 बुक्स का एक कलेक्शन है जिसको हम बोलते हैं मंडल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के संबंध में मंडल का क्या मतलब है? तो ये जो डिफरेंट 10 बुक्स हैं उनको मंडल के नाम से जाना जाता है। एंड दोस्तों ऋग्वेद में हमें टोटल 1028 हाइम्स देखने को मिलती है। फ्रेंड्स हाइम्स क्या होती है? मंत्र या फिर दोहे। और दोस्तों इसको हम बोलते हैं सूक्ता, संस्कृत में इसको सूक्ता भी बोलते हैं। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है। एंड फ्रेंड्स अगर हम फर्दर इसको डिवाइड करें तो टोटल 10,462 रुचा या फिर ऋचा हमको देखने को मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। ये नंबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये जो टर्म्स हैं ये हमें याद होनी चाहिए। अब दोस्तों ये जो मंडल्स हैं इनमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो 3rd मंडल है जो कि 3rd बुक है उसमें हमको गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। एंड फ्रेंड्स जो गायत्री मंत्र है वो भगवान सूर्य को डेडिकेट किया हुआ है, ठीक है। जो 9th मंडल है वो डेडिकेट किया हुआ है भगवान सोमदेव को, जो सोम देवता हैं उनको ये मंडल डेडिकेट किया हुआ है। इसके अलावा जो 10th मंडल है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको 2 चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो है नाड़ी स्तुति सूक्ता जिसमें रिवर्स को प्रेस किया हुआ है, उनकी प्रशंसा की हुई है। और दूसरा हमको देखने को मिलता है पुरुष सूक्ता, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से हमारा जो वर्ण सिस्टम था उसकी शुरुआत होती है। फ्रेंड्स पुरुष सूक्ता में देखिए क्या बताया हुआ है। मान लीजिए अगर ये क्रिएटर हैं, मैं एक रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए अगर ये क्रिएटर हैं तो इस पुरुष सूक्ता में ये बताया गया है कि जो ब्राह्मण हैं उनका ओरिजिन हुआ है कहाँ से? इनके हेड से,
ठीक है। इनकी जो आर्म्स हैं उससे ओरिजिन हुआ है किसका? क्षत्रिय का। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए ब्राह्मण, ये हो गए क्षत्रिय। जो इनकी थाइज हैं, जो इनकी जांघें हैं, उनसे उत्पत्ति किसकी हुई है? वैश्य की। ठीक है। और जो इनके फीट हैं, उस फीट से किसकी उत्पत्ति हुई है? वो है शूद्रा की। तो ये हमको यहाँ से देखने को मिलता है। हालांकि वर्ण, ये वर्ड वहाँ पे यूज नहीं किया गया है। एंड दोस्तों, ये जो डिफरेंट वर्ड्स हैं, इनका क्या फंक्शन होगा, ये कहाँ पे देखने को मिलता है? धर्म सूत्रा में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको याद रखना होगा। अब दोस्तों अगला वेद आता है सामवेद। दोस्तों देखिए, जो ऋग्वेद था उसमें काफ़ी सारी हाइम्स दी हुई हैं। अब दोस्तों समस्या ये थी कि उनको याद कैसे किया जाए। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि अगर आप किसी लाइन को याद नहीं कर पा रहे हो तो उसका कोई गाना बना लीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो आपकी मेमोरी में जल्दी बैठ जाता है और आप जल्दी उसको याद कर सकते हो। तो इसीलिए सामवेदा में भी यही किया गया था। ये होता क्या है? कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। जो हाइम्स है ना, उनको सॉन्ग की भूमिका में यहाँ पे डाला गया था। आप इस तरह से इसको समझ लीजिए, इसीलिए इसको हम सामवेदा कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है, वो क्या है? वेदा ऑफ चैंट। ठीक है, बुक ऑफ चैंट भी इसको बोलते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं। अब तीसरा वेद आता है यजुर्वेद। फ्रेंड्स देखिए, यजुर्वेद में हमको क्या चीज़ देखने को मिलती है? ये जितने भी रिचुअल्स हैं, जो भी कर्म कांड होंगे, उनका प्रोसीजर क्या है, हमको उसको किस तरह से करना है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, शादी होती है, उसमें फेरे होते हैं, तो किस तरह का प्रोसीजर यूज़ किया जाएगा, वो सभी हमको यजुर्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आखिरी आता है अथर्ववेद। फ्रेंड्स, अथर्ववेद में देखिए हमको क्या चीज़ देखने को मिलती है? जादू टोना, अंधविश्वास, ठीक है, बीमारियों का इलाज, ये सब चीज़ें हमको अथर्ववेद से सीखने को मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए, हालांकि मैंने आपको बताया कि जो ये हाइम्स थी, ये जो मंत्र थे, दोहे थे, ये ऋषियों ने इनको कंपोज किया गया था। बट दोस्तों, वेदों का एक दूसरा नाम भी है, उनको बोलते हैं अपौरुषेय। मतलब इनको व्यक्ति, मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है, इनको भगवान के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इनको नित्य भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने होंगे, अपौरुषेय एंड नित्य। दोस्तों इसके पीछे का मकसद क्या था? दोस्तों देखिए, अगर आपको लोगों को कहना है कि आप वेदों को फॉलो कीजिए, और अगर आप कहेंगे कि इसको ऋषि ने बनाया है, तो कुछ लोग हो सकता है फॉलो कर लें, बट मैक्सिमम लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए ये बात कही गई थी कि डायरेक्टली भगवान ने इनको बनाया है, इसलिए आपको इनको फॉलो करना है, और इसलिए इनको क्या कहते थे? अपौरुषेय एंड नित्य। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि इनके कंपाइलर कौन थे। ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में किसने डाला था? तो वेद व्यास का नाम आपको याद रखना होगा। ठीक है, उनको कंपाइलर के रूप में जाना जाता है। अब फ्रेंड्स, ये जो वेद हैं, तो हर वेद को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मतलब हर वेद है उसके 4 पार्ट होंगे, आप इस तरह से समझ लीजिए। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, जैसे ऋग्वेद है तो उसके भी 4 पार्ट होंगे, अथर्ववेद है तो उसके भी 4 पार्ट होंगे। और ये 4 पार्ट कौन से होते हैं? पहला संहिता, दूसरा होता है ब्राह्मणा, तीसरा होता है अरण्यका, और चौथा होता है उपनिषद। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम ब्रीफ में इन चारों को कवर करेंगे। ये जो संहिता होती है, इसका मतलब क्या होता है? जो मंत्र हैं, ठीक है, जो बेनेडिक्शन से मीन्स जो आशीर्वाद वाली चीज़ें दी हुई हैं, वो सब इसमें मेंशन की जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ब्राह्मणा। दोस्तों ये ब्राह्मणा में हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है? जो रिचुअल्स हैं उनके बारे में पूरी डिटेल्स हमको देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो वैदिक हाइम्स हैं, इनका मतलब क्या है, इनकी एप्लीकेशन क्या होगी, किस तरह से इनकी उत्पत्ति हुई है, तो ये सब चीज़ें हमको ब्राह्मणा में देखने को मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो वेद है उसके साथ उसका ब्राह्मणा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऋग्वेद है तो उसके साथ कौन से ब्राह्मणा हमको देखने को मिलते हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है फ्रेंड्स, जो यजुर्वेद है वहाँ पे हमको देखने को मिलता है तैत्रीय ब्राह्मण। हालांकि दोस्तों ये नाम आपको याद नहीं रखना है, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है अरण्यकाज। दोस्तों इनको फॉरेस्ट बुक्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जिन ऋषियों ने इनको लिखा था वो बेसिकली फॉरेस्ट मतलब जंगलों में वो निवास करते थे, इसलिए इनको फॉरेस्ट बुक्स भी कहते हैं। दोस्तों इनके बारे में खास बात यह है कि इनका एम्फेसिस सेक्रीफाइजेज मतलब रिचुअल्स या कर्म कांड के ऊपर नहीं था, बल्कि ये मेडिटेशन पे ये फोकस करते थे, अध्यात्म पे, ठीक है, योग पे ये अपना फोकस करते थे।
एंड दोस्तों ये जो सेक्रीफाइसेस दिए गए हैं वेदों में उसको ये क्रिटिसाइज करते थे, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब आखिरी जो पार्ट है वो है उपनिषद। दोस्तों आपने काफ़ी कुछ सुना होगा उपनिषद के बारे में, इनको वेदांता भी कहते हैं, मतलब एंड ऑफ वेदांता, जहाँ पे वेदों का अंत हो जाता है तो उनको कहते हैं वेदांता या फिर उपनिषद। टोटल कितने हैं? 108 हैं। दोस्तों अगर आप इसका मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? सिट नियर समवन, किसी के पास बैठ के सुनना, तो उपनिषद हम लोग उसको कहते हैं। अब दोस्तों देखिए जो उपनिषद है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। ठीक है, इन्होंने जो रिचुअल्स हैं, जो कर्म कांड हैं, उनके ऊपर इनका फोकस नहीं था और इसीलिए ये वेदों को क्रिटिसाइज भी करते थे। फ्रेंड्स आपने मॉडर्न इंडिया में देखा होगा कि जो स्वामी विवेकानंद हैं वो भी उपनिषद को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज की बात करते थे। ठीक है, उपनिषद जो है आत्म और ब्रह्मा, मतलब सोल एंड जो डिवाइनिटी है उसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। आत्मा और परमात्मा का कॉन्सेप्ट उपनिषद के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स कुछ उपनिषद हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, इसलिए हम कुछ जो इंपॉर्टेंट उपनिषद है उनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहला उपनिषद है बृहदारण्यक का उपनिषद। कौन सा है दोस्तों? बृहदारण्यक का उपनिषद। और देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सबसे पहला इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में हुए डायलॉग को बताया है, और वो किस बात पे चर्चा कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। फ्रेंड्स इसीलिए हम कहते हैं कि जो उपनिषद हैं वो नॉलेज की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। दोस्तों बचपन में आपने सुना होगा अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये सब मंत्र जो हैं ये बृहदारण्यक का उपनिषद में ही दिए हुए हैं। आपने ऐसे की तैयारी की होगी तो उसमें आपने हेल्थ इश्यूज में ये वाला श्लोक याद किया होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये भी हमको इसी उपनिषद में देखने को मिलता है। ठीक है, जो लोग जिनका ऑप्शनल फिलोसॉफी है उन्होंने ये पढ़ा होगा अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्राह्मण हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी हमको बृहदारण्यक का उपनिषद में ही देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों दूसरा उपनिषद आता है छंदोग्य उपनिषद। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? छंदोग्य उपनिषद। एंड दोस्तों इसमें क्या चीज़ इंफॉर्मेशन है हमारे लिए कि सबसे पहला जो रेफरेंस मिलता है भगवान कृष्ण का वो हमको इसी उपनिषद में देखने को मिलता है। अगला है मुंडका उपनिषद। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा गया था यूपीएससी में कि जो सत्यमेव जयते जो हमारा मोटो है ये हमने किस उपनिषद से लिया है? तो ये हमने लिया है मुंडका उपनिषद से। ठीक है, इसके अलावा अगला उपनिषद आता है कथा उपनिषद। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ये भी बोलते हैं कथोपनिषद या फिर कथा उपनिषद भी इसको बोलते हैं। फ्रेंड्स ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें यम और जो नचिकेता है उनके बीच के डायलॉग को बताया हुआ है, और वो किस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि ये जो कर्म कांड है, ये जो सेक्रीफाइसेज हैं, ये किस हद तक सही हैं, इस चीज़ पे वो लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला उपनिषद आता है तैत्तिरीय उपनिषद। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अतिथि देवो भव ये चीज़ हमने तैत्तिरीय उपनिषद से ही ली है। ठीक है, अगला उपनिषद आता है महा उपनिषद, और यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट हमको मिलता है? वसुदेव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये पूरा संसार एक परिवार की तरह है। तो ये हमको महा उपनिषद से देखने को मिलता है। दोस्तों देखिए मेंस में आपको लिंकेजेस करने आने चाहिए, तो आप प्रेजेंट टाइम है उसको आप वैदिक पीरियड से कनेक्ट कर सकते हो, तो उनके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे वेदांग की। दोस्तों देखिए जो वेद थे उनकी लैंग्वेज इतनी आसान थी नहीं, आम लोगों को जो ब्राह्मण थे उनको समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसके लिए वेदांगों को बनाया गया था ताकि जो आम लोग हैं वो वेदों को अच्छी तरह से समझ सके, मीन्स कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की यहाँ पे कोशिश की गई थी। और ये 6 वेदांग कौन से हैं दोस्तों? आपको ऐसे के ऐसे याद रखने होंगे। पहला है शिक्षा, मीन्स आपको किस तरह से वर्ड्स का उच्चारण करना है। कल्पा मतलब रिचुअल, किस तरह के प्रोसीजर्स कर्मकांड आपको करने हैं। ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्ता और छंदा, तो ये 6 वेदांग हैं जिसको हम बोलते हैं लिम्स ऑफ द वेदास। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये सवाल पूछा जाता है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे पुराण की। इसका मतलब क्या होता है? पुराना मतलब एंशिएंट या फिर ओल्ड। फ्रेंड्स इसमें हमको जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं वो देखने को मिलती हैं।
आपने पढ़ा भी होगा विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण, नारद पुराण, तो वो ये सभी पुराण होते हैं। और जो सबसे पुराना जो पुराण है, जो ओल्डेस्ट पुराण है, वो कौन सा है? मत्स्य पुराण। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल कितने पुराण हैं? टोटल 18 पुराण हमको देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों ये जो वेद होते हैं इनको हम श्रुति भी कहते हैं, और जो पुराण होते हैं इनको हम स्मृति भी कहते हैं। ऐसा क्यों फ्रेंड्स? ये सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आपको 2 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे कि वेदों को हम स्मृति भी कहते हैं और जो पुराण है उसको हम श्रुति भी कहते हैं, तो आपको सही जवाब देना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो श्रुति का मतलब क्या होता है? विच इज हर्ड, जिसको सुना जा सके। फ्रेंड्स, हमने देखा था कि जो वेद हैं वो काफ़ी पहले कंपोज किए गए थे और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उनको ट्रांसमिट किया गया था। ठीक है, तो जो सुने जा सके उनको कहते हैं वेद, मतलब श्रुति। और स्मृति मतलब क्या होता है? जिनको आपको मेमोराइज करना है, जिनको आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट वैदिक लिटरेचर। अब हम बात करेंगे अर्ली वैदिक पीरियड की। इसको हम ऋग्वेदिक पीरियड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद के माध्यम से ही हमने इस पीरियड को रिकंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, जो भी हमारी समझ है वो ऋग्वेद के माध्यम से ही हमको मिली है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे आर्यंस के बारे में। ठीक है, कि ये आर्यंस कौन थे, क्या क्या स्पेशल चीज़ें थी उनके बारे में जो हमें जाननी होगी। फ्रेंड्स, ये आर्यन लिंग्विस्टिक पीपल थे। ये एक भाषा बोलते थे। वो भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा, जो कि एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। फ्रेंड्स, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कौन सी होती है? जैसे कि हिंदी हुआ, फ्रेंच हुआ, इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ, ये सभी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज हैं। और इनको एक फैमिली में क्यों डाला जाता है? क्योंकि इनमें कुछ वर्ड्स कॉमन होते हैं। जैसे कि माँ जो शब्द है हिंदी का, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मदर। ठीक है, उसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? मातृ। तो इस तरह से एक फैमिली की ही ये लैंग्वेज होती है, वर्ड्स इनमें कॉमन होते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि ये कहाँ से भारत में आए थे? तो इसका जवाब दिया था डॉक्टर मैक्स म्यूलर ने। उन्होंने कहा था कि ये लोग यूरेशिया, मतलब सेंट्रल एशिया वाले एरिया से भारत में इनकी एंट्री होती है। अगर हम इनकी शुरुआती लाइफ की बात करें आर्यंस की, तो ये मेनली पास्टोरल थी, मतलब एक चरवाहे वाली ये लाइफ स्टाइल इनकी थी। और दोस्तों, ये एक जगह से दूसरी जगह इनका मूवमेंट होता रहता था, इसलिए ये किसी भी तरह की सेटल्ड लाइफ ये व्यतीत नहीं करते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि इनका कोई परमानेंट इनका घर होगा रहने वाला, ऐसा चीज़ वहाँ पे नहीं थी। ठीक है, जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है तो उसकी इनको नॉलेज तो थी, बट वो इनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हुआ करता था। इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन कौन सा था? पास्टोरल। ठीक है, ये चरवाहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा इनकी लाइफ में हॉर्स, मतलब घोड़े का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। क्यों? क्योंकि अगर आपको इन्वेजन करना है, अगर आपको फाइट करनी है, तो उसमें हॉर्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ी से दौड़ सकता था। दोस्तों, हमको जितनी भी नॉलेज है ना आर्यंस की, वो हमको केवल ऋग्वेद से ही मिलती है, क्योंकि उसमें आर्य वर्ड काफ़ी बार यूज़ किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसको ऋग्वेदिक पीरियड भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, यहाँ से इंडो आर्यंस जो हैं उनकी भारत में एंट्री होती है, और शुरुआत में जो इनके सेटलमेंट होते हैं वो इसी एरिया में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको समझना होगा कि अर्ली वैदिक पीरियड में इनका जो एरिया था वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड वाला था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी सवाल बन सकता है। दोस्तों, ये 1000 BC होगा, ये 1100 नहीं होगा, इसको आप 1000 BC कर लीजिए। दोस्तों, हमने ऋग्वेद की बात की थी, हमने देखा था कि उसमें 10 बुक्स हैं। ठीक है, तो जो सेकंड से लेके 7th वाली जो बुक है वो सबसे पहले लिखी गई थी। ठीक है, वो अर्लीस्ट इसका पोर्शन है, और जो बाकी की रिमेनिंग बुक्स हैं 1st, 8th, 9th और 10th वो बाद में लिखी गई थी। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये जो आर्यंस इंडिया में आए थे तो इन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी? ईस्टर्न अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, तो इस एरिया में ये लोग रहा करते थे। एंड दोस्तों, ऋग्वेद में कुछ नदियों का नाम दिया हुआ है, जैसे कि गंगा, कुभा मतलब काबुल, सरस्वती, इंडस रिवर। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि इन नदियों वाले एरिया में वो लोग रहा करते थे। एंड दोस्तों, जो रिवर सिंधु है या फिर जो इंडस रिवर है उसका नाम काफ़ी बार मेंशन किया गया है, तो हम समझ सकते हैं कि उसकी वो काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे।
अब दोस्तों जिस एरिया में ये ऋग्वैदिक लोग रहते थे, जो आर्यंस रहते थे, उस एरिया को हम कहते हैं लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ठीक है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, कि शुरुआत में जिस एरिया में आर्यंस लोग आके बसे थे उसको हम कहते हैं लैंड ऑफ 7 रिवर्स। एंड दोस्तों ये जो आर्यंस थे ये सारे के सारे एक साथ नहीं आए थे। ठीक है, ये वेव्स में आए थे। जैसे अभी कोरोना के वेव आई है ना, फर्स्ट वेव आ गई, उसके बाद अब सेकंड वेव आई है, तो इसी तरह से ये जो ऋग्वैदिक लोग थे ये भी डिफरेंट डिफरेंट वेव्स में आए थे। और शुरुआत कब से होती है? 1500 BC से इसकी शुरुआत हमको देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, जब ये आर्यंस भारत में आते हैं तो यहाँ पे इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, इनका झगड़ा होता है। किससे? एक तो दास लोगों से, और दूसरा जो दस्यु लोग होते हैं उनके साथ इनका झगड़ा होता है। ठीक है, ये दास लोग कौन थे? जो शुरुआती आर्यंस थे जो भारत में आ चुके थे उनको दास बोला गया था। और दस्यु कौन थे? जो भारत के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, जो मूल निवासी थे, उनको दस्युस कहा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनसे इनका झगड़ा होता है। एंड दोस्तों ये जो आर्यन लोग होते थे ये इनका एटीट्यूड जो दास थे उनके प्रति तो काफ़ी सॉफ्ट होता था, क्योंकि वो भी आर्यंस ही थे। जबकि जो दस्युज होते थे, जो भारत के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते थे, उनके खिलाफ उनका रुख काफ़ी गर्म होता था, काफ़ी हॉस्टाइल नेचर उनकी होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स की। फ्रेंड्स देखिए, जिस भगवान का नाम काफ़ी ज़्यादा बार लिया गया है ऋग्वेद में, वो कौन है? इंद्रा। और इनको मेंशन किया गया है पुरेंद्र के नाम से, मतलब ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, मतलब जो किले होते थे उनको तोड़ने की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि काफ़ी बड़े लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, हालांकि हमको कोई फोर्ट्स वगैरह नहीं मिले हैं। अब दोस्तों ये जो आर्यंस जब भारत में आते हैं इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन इनको सफलता मिलती है। तो इस सफलता के पीछे क्या कारण थे? सबसे पहला, एक तो इनके पास हॉर्सेज ड्रिवन चैरियट्स थे, मतलब इनके पास रथ हुआ करते थे जो काफ़ी स्पीड से चलते थे। इनके पास मॉडर्न, उस समय के मॉडर्न आर्म्स थे जो कि ब्रॉन्ज से बने हुए होते थे। साथ ही साथ कोट ऑफ मेल भी इनके पास होता था। दोस्तों ये क्या होता है? कवच। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हालांकि ये केवल एक रफ फिगर है। तो जो कवच होता था वो इनके पास रहता था, जिसकी वजह से इनको काफ़ी सफलता मिली थी। अब दोस्तों दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो है इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, जो प्रीवियस जो आर्यंस जो भारत में आ गए थे उनके साथ इनके लड़ाई झगड़े होते थे। और दूसरा होता था इंट्रा ट्राइबल, मतलब जो ऑलरेडी आर्यंस आ चुके हैं उनके बीच में झगड़े होते थे। दोस्तों ये जो आर्यंस आए थे ये बेसिकली 5 ट्राइब्स में इनको डिवाइड किया गया था। आप समझ लीजिए कि 5 कबीले हुआ करते थे और इसको नाम दिया गया था पंचजना। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। तो ये जो 5 ट्राइब थी ये आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थी। और इसमें भारत ट्राइब थी, एक त्रिस्तु ट्राइब थी जो कि रूलिंग आर्यन क्लेन्स हुआ करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भारत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। अब दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, मतलब 10 राजाओं का यहाँ पे युद्ध हो रहा है। और इसमें कौन कौन है? एक तो भरत हैं, ठीक है, उसके सामने 10 किंग दूसरे हैं, जिसमें तो 5 तो वो हैं जो आर्यन ट्राइब्स के हेड हैं और 5 ऐसे हैं जो कि नॉन आर्यन ट्राइब्स के हेड हैं। तो इनके बीच में एक लड़ाई होती है जिसको कहा गया था बैटल ऑफ 10 किंग्स। और ये फाइट कहाँ पे हुई थी? रिवर परुशिनी के पास में, जिसको रिवर रावी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो भारत थे उनकी विजय होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अर्ली वैदिक पीरियड की मटेरियल लाइफ के बारे में। दोस्तों ब्रॉन्ज आर्म्स का वो लोग यूज़ करते थे, कॉपर उनको मिलता था खेतरी से। जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है उनको उसकी नॉलेज थी। वुडन प्लाउशेयर, मतलब वुडन हल, लकड़ी के हल का वो लोग यूज़ करते थे। उनको डिफरेंट सीजन्स के बारे में पता था। लेकिन दोस्तों हम उनको पास्टोरल पीपल क्यों कहते हैं? क्योंकि ऋग्वेद में काव शब्द का प्रयोग काफ़ी बार किया गया है। ठीक है, जो गाय शब्द है उसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा बार किया गया है, इसलिए हम कहते हैं कि वो लोग पास्टोरल पीपल थे। ठीक है, जितने भी लड़ाई झगड़े आपस में होते थे वो काव को लेके होते थे दोस्तों, लैंड को लेके नहीं होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, काव को लेके झगड़े होते थे क्योंकि उस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ कौन सा था? काव थी। दोस्तों अगर आपने महाभारत देखी होगी तो उसमें जो द्रोणाचार्य होते हैं, ठीक है, उनका और जो उनके फ्रेंड थे द्रुपद, उनके बीच में एक वॉर होती है और वो वॉर बेसिकली काव को लेके ही होती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने आपको दिया है। एंड दोस्तों एक टर्म को यूज़ किया गया है गविष्ठी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। गविष्ठी मतलब क्या होता है? वॉर के लिए इस टर्म को यूज़ किया गया था
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वॉर होती थी वो काऊ को लेके ही हुआ करती थी। एंड दोस्तों जब आप किसी प्रीस्ट, किसी पुजारी को आप गिफ्ट दे रहे हो तो गिफ्ट में पता है क्या दिया जाता था? या तो आपको काऊ दी जाएगी या फिर वुमेन स्लेव्स, मतलब जो महिला दास होंगे वो दिए जाएंगे। कभी भी जो है लैंड वगैरह गिफ्ट में नहीं दी जाती थी, वो हम बाद वाले पीरियड में देखते हैं। ठीक है, जो भी गिफ्ट दिया जाएगा वो या तो काऊ की फॉर्म में होगा या फिर वुमेन स्लेव की फॉर्म में होगा। एंड दोस्तों उस समय लैंड किसी भी तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि काफ़ी बड़ी मात्रा में लैंड अवेलेबल होगी, इसलिए उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं माना जाता रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ये परफॉर्म करते थे तो हमें कारपेंटर का जिक्र मिलता है, चैरियट मेकर जो रथ बनाते थे उनका हमको जिक्र मिलता है, वीवर जो कपड़े बनाते थे उनका जिक्र हमको मिलता है, पोटर हो गया, मेटल वर्किंग वाले लोग हो गए, इन सब का जिक्र हमको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जो ट्रेड एक्टिविटी होती है उसका हमको कोई क्लियर एविडेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। जहाँ तक समुद्र की बात है दोस्तों, ये वर्ड यूज़ किया गया है ऋग्वेद में, लेकिन इसका मतलब क्या है ये डाउटफुल है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि कलेक्शन ऑफ वाटर्स को समुद्र के नाम से बताया गया है। दोस्तों ये लोग शहरों में नहीं रहते थे, हमने देखा था कि जो हड़प्पन लोग थे वो शहरों में रहते थे, लेकिन ये लोग जो हैं ये सिटीज़ में नहीं रहते थे, ये गाँवों में ही रहते थे। इनके मड सेटलमेंट जो मिट्टी से बने हुए इनके फोर्टिफाइड सेटलमेंट हुआ करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब दोस्तों अगर हम बात करें ट्राइबल पॉलिटी की, दोस्तों हमने देखा था कि डिफरेंट ट्राइब्स थी, तो उनका जो हेड होता था, जो चीफ होता था, उसको ये बोलते थे राजन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे टॉप पे होता था राजन। दोस्तों ये जो राजन जो किंग की पोस्ट थी ये जनरली हेरिडेटरी थी। ठीक है, लेकिन कुछ एविडेंस हमको ऐसे मिले हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हमको ऐसे मिले हैं जहाँ पे समिति के द्वारा इलेक्शन भी किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं, हेरिडेटरी भी था और कुछ इलेक्शंस भी हुआ करते थे। फ्रेंड्स, ये समिति क्या होती है? ट्राइबल असेंबली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों अब ये जो ट्राइबल असेंबली है इसके डिफरेंट नाम दिए गए हैं, जैसे कि सभा, समिति, गणा और विधाता। दोस्तों इस पे सवाल पूछा जा सकता है कि विधाता का मतलब क्या था अर्ली वैदिक पीरियड में, और इस असेंबली का फंक्शन क्या होता था? वही जो आज हमारी पार्लियामेंट का होता है, जैसे कि डेलिब्रेटिव, वहाँ पे वाद विवाद होगा। मिलिट्री फंक्शन मतलब इनकी खुद की कोई फोर्स नहीं होती थी। ठीक है, जो इनके ट्राइबल के लोग होते थे यही मिलिट्री का काम करते थे। रिलीजियस फंक्शन भी ये लोग किया करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो वुमेन थी उसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी थी। वुमेन सभा और विधाता, ये जो असेंबली होती थी, इसको ज्वाइन कर सकती थी। एंड दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी सभा और समिति। समिति दोस्तों क्या थी? इसमें कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, ये एक तरह की ट्राइबल असेंबली हुआ करती थी। जबकि सभा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, क्यों? क्योंकि इसमें केवल सेलेक्टेड लोग ही इसमें आया करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सवाल पूछा जा सकता है, समिति मतलब इसमें ज़्यादा लोग आएंगे और जो सभा होगी इसमें काफ़ी कम लोग आएंगे। आप ऐसा समझ सकते हो कि ये अगर समिति है तो ये हो जाएगी सभा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें केवल सेलेक्टेड लोग ही आते थे और समिति एक ऐसी असेंबली थी जिसमें कोई भी आके अपनी बात रख सकता है। तो दोस्तों हमको डेमोक्रेसी की बात यहाँ पे समझ में आती है, आप इसको मेंस में भी इसको लिंक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों जो किंग था, जो ट्राइबल चीफ था, उसको असिस्ट करने के लिए काफ़ी सारे ऑफिसर्स हुआ करते थे, जैसे कि पुरोहित। ठीक है फ्रेंड्स, सेनानी, ये जब भी वॉर वगैरह होगी तो उसके लिए ऑफिसर होगा। दोस्तों हमको किसी भी तरह का टैक्स कलेक्शन का सिस्टम यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्तों जब टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपके पास रिवेन्यू नहीं आएगा। जब रिवेन्यू नहीं आएगा तो आप अपनी आर्मी को खड़ी नहीं कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हम देखते हैं कि इस फेज में इनके पास इनकी खुद की आर्मी नहीं होती थी। ठीक है, और जहाँ तक टैक्सेस की बात है वो तो नहीं होते थे, लेकिन वॉलंटरी ऑफरिंग्स हुआ करती थी, उसको बोलते थे बलि। मतलब लोग अपनी इच्छा से कुछ भी दे दिया करते थे। एंड दोस्तों जब कोई वॉर हुई, अगर आपने वॉर जीत ली तो उसके बाद जो आपको वॉर में जो भी चीज़ मिलेगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था ये अनइक्वल होता था। जो राजा हुआ, पुरोहित हुए, इनको ज़्यादा हिस्सा मिलता था। तो किसी तरह की सोशल इनइक्वलिटी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा हमको ऐसा कोई भी ऑफिसर यहाँ पे नहीं मिला है जो कि जस्टिस एडमिनिस्टर करने में काम आ रहा हो। तो दोस्तों ये भी सवाल बन सकता है। कुछ और ऑफिसर्स थे जैसे कि दूत, ठीक है, जो कि आपका संदेश लेके कहीं जा रहे हैं, स्पाइस जो कि जासूसी का काम करते थे। तो ये सारे ऑफिसर्स भी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
फ्रेंड्स इसके अलावा कुछ ऑफिसर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ग्रामीणी। ग्रामीणी कौन होते थे फ्रेंड्स? जो छोटे छोटे ग्रुप लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं उन ग्रुप्स को कहते थे ग्रामीणी, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुलापास। दोस्तों कुलापास कौन होते थे? जो हेड ऑफ द फैमिलीज होंगे उनको कुलपास कहते थे। दोस्तों कुल मतलब फैमिली होता है, ठीक है। अगला आता है व्रजपति। ये व्रजपति कौन हुआ करता था? वो ऑफिसर जिसकी अथॉरिटी होती थी पास्चर ग्राउंड के ऊपर, मतलब पशु जहाँ पे चरने जाते थे उस वाले एरिया को जो अथॉरिटी कंट्रोल करती थी उसका नाम था व्रजपति, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा हमने ये भी देखा दोस्तों कि किसी भी तरह की रेगुलर या फिर स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, ठीक है। जो ट्राइबल ग्रुप्स होते थे जैसे कि जना, ग्रामा और शारदा, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ट्राइबल ग्रुप्स के लिए क्या वर्ड यूज किया है? जना, ग्रामा और शारदा। यही लोग मिलिट्री फंक्शन भी जो है परफॉर्म किया करते थे। दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे किसी भी तरह का सिविल या फिर टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि लोग कोई सेटल्ड लाइफ नहीं व्यतीत करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह वो माइग्रेट करते रहते थे। इसलिए किसी भी तरह का सिविल या फिर टेरिटोरियल सिस्टम या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे ट्राइब एंड फैमिली की। फ्रेंड्स जो सोशल स्ट्रक्चर था उसका बेसिस हुआ करता था किनशिप, मतलब आपका सामने वाले से क्या संबंध है, ठीक है। व्यक्ति उसके वंश के आधार पे उसकी पहचान हुआ करती थी, ठीक है। जो लोग हुआ करते थे उनकी प्राइमरी लॉयल्टी उनके ट्राइब के प्रति होती थी, ना कि किंगडम या फिर एरिया के प्रति, क्योंकि ये लोग माइग्रेट करते थे, ठीक है। किसी भी तरह का टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन हमको देखने को नहीं मिला है, तो इनकी प्राइमरी लॉयल्टी अपने ट्राइब के प्रति होती थी, मतलब जना के प्रति इनकी लॉयल्टी होती थी। क्योंकि ऋग्वेद में हमको जनपद या फिर टेरिटरी का मेंशन नहीं मिला है, तो इस बेसिस पे हम ये बात कह रहे हैं, ठीक है। दोस्तों ट्राइब के लिए एक वर्ड यूज किया गया है दूसरा, वो है विश। दोस्तों ये आपको याद रखना होगा, इस पर सवाल बनता है कि विश का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ट्राइब। और ये जो ट्राइब थी ये छोटे छोटे ग्राम में डिवाइड होती थी, ठीक है। ये ग्राम क्या होते थे? स्मॉल ट्राइबल यूनिट्स। अब दोस्तों ये जो वर्ड होता है वैश्य, ठीक है, इसका ओरिजिन विश्व से ही हुआ है। जब दो स्मॉल ट्राइबल यूनिट एक दूसरे से फाइट करेंगी, जब दो ग्राम एक दूसरे से फाइट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? संग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वर्ड भी यहाँ से आता है। दोस्तों जहाँ तक फैमिली की बात है तो ऋग्वेद में गृह वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है, जो कुल जो वर्ड है वो इतना यूज़ नहीं हुआ है। तो इससे हम कह सकते हैं कि उस समय वहाँ पे जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, ठीक है, परिवार के सभी लोग एक साथ रहते थे। जहाँ तक फैमिली की बात है तो पैट्रियार्चल फैमिली हमको देखने को मिलती है, मतलब पितृसत्ता हमको देखने को मिलती है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल था फादर का। दोस्तों ये हमको कैसे पता चलता है? क्योंकि उस समय वहाँ पे बेटों के बर्थ की बात की जाती थी, ठीक है। हमको ये मेंशन नहीं मिला है कि कोई डॉटर्स के बर्थ की बात कर रहा हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि पैट्रियार्चल सोसाइटी की हम लोग बात कर रहे हैं। जहाँ तक वुमेन की पोजीशन की बात है दोस्तों, तो वुमेन की पोजीशन काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, ठीक है। वो असेंबली को अटेंड कर सकती हैं, ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ सेक्रीफाइस ऑफर कर सकती हैं, कुछ ने तो कुछ हाइम्स भी कंपोज की थी। तो हम कह सकते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट काफ़ी होती थी। तो दोस्तों जब भी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आए, ऐसे में आए या सोसाइटी पे कोई क्वेश्चन आए, तो आप इसको वहाँ पे फिट कर सकते हो। कुछ वुमेन ऐसी भी थी जो काफ़ी पढ़ी लिखी थी, जैसे कि लोपमुद्रा, घोषा, सिक्ता, अल्पा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये नाम आपको याद रखने होंगे, ये सब आप ऐसे में लिख सकते हो। अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की, तो वो वहाँ पे था। पॉली एंड्री भी होती थी, मतलब दोस्तों पॉली एंड्री का मतलब क्या होता है? बहुपति विवाह। आपने द्रौपदी वाला एग्जाम्पल देखा होगा, ठीक है, उनको पांचाली भी कहा जाता था, 5 पति थे, तो इसको बोलते हैं बहुपति विवाह या फिर पॉली एंड्री, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमको प्रैक्टिस ऑफ लेविरेट भी देखने को मिलती है, मतलब दोस्तों अगर कोई पत्नी है, उसका पति अगर उसकी डेथ हो जाती है तो पति के भाई से शादी हो जाएगी, इसको बोला जाता है लेविरेट। इसके अलावा विडो रीमैरिज भी हुआ करती थी, और किसी भी तरह की चाइल्ड मैरिज हमको देखने को नहीं मिलती है। फ्रेंड्स हमने मॉडर्न इंडिया में देखा था कि जब सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे 19वीं सेंचुरी में, तो विडो रीमैरिज नहीं होती थी, ठीक है, चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी। तो जो हमारे रिफॉर्मर्स थे, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए, राजा राममोहन राय हुए, तो उन्होंने वेदों की ही बात की थी कि वेदों में लिखा हुआ है कि विडो रीमैरिज हो सकती है,
चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। तो यही सब एग्जाम्पल उन्होंने दिए थे, तो आप इन चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, हमको कुछ इंस्टेंस ऐसे भी देखने को मिले हैं जहाँ पे वुमेन को अपनी पसंद का पति चुनने की आज़ादी थी। दोस्तों आपने स्वयंवर देखे होंगे, ठीक है, तो उसी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें थी जहाँ पे हम देखते एक ओपन सोसाइटी थी जिसमें वुमेन को काफ़ी सारी पावर्स और रिस्पेक्ट देने की बात होती थी। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे सोशल डिवीजन की। दोस्तों देखिए यहाँ पे इस सोसाइटी में वर्ण का मतलब था कलर से। क्यों? क्योंकि जो आर्यंस लोग थे वो फेयर मतलब गोरे हुआ करते थे, और जो यहाँ के इंडिजिनस लोग थे वो डार्क मतलब थोड़े से सांवले हुआ करते थे। तो इनकी तुलना करने के लिए वर्ण शब्द का यूज किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन दोस्तों एक तरह का सोशल डिवीजन क्रिएट हुआ था, और उसका मुख्य कारण क्या था? क्योंकि जब आर्यंस भारत में आते हैं तो उनकी फाइट होती है दास के साथ और दस्युस के साथ। ठीक है, उनको स्लेव और शूद्रास की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, जो दास होते हैं उनको तो स्लेव बना लिया जाता है, और जो दस्युस होते हैं उनको शूद्रा बना लिया जाता है। तो इस तरह से एक सोशल डिवीजन की यहाँ पे शुरुआत होती है। एंड दोस्तों हमने ये भी देखा था कि जो वॉर बूटी होती है, जब कोई आप लड़ाई कर रहे हो उसमें जो आपको मान लीजिए आपने किसी की प्रॉपर्टी हासिल कर ली, तो जब उसका डिवीजन होगा तो उसमें प्रीस्ट हो गए, ट्राइबल चीफ जो हो गए, उनको ज़्यादा शेयर मिलता था। तो इसलिए हम कहते हैं कि सोशल इनइक्वलिटी वहाँ पे हुआ करती थी। जो सोसाइटी है वो 3 ग्रुप में डिवाइडेड थी। सबसे पहला वॉरियर्स, दूसरा है प्रीस्ट, और तीसरा है पीपल। ठीक है दोस्तों, तो इन 3 श्रेणियों में ट्राइबल सोसाइटी को डिवाइड किया जाता था। लेकिन फ्रेंड्स जब ऋग्वैदिक पीरियड एंड होता है, ठीक है, तो उस समय शूद्रा का मेंशन हमको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड मेंशन किया गया था 10th बुक में, जो 10th मंडल था जो कि सबसे आखिर में लिखी गई थी, तो उसमें हमको शूद्रा वर्ड देखने को मिलता है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरह का डिवीजन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों ये जो डिवीजन था ये ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था, इतना शार्प नहीं था, लेकिन फिर भी स्टार्ट हो गया था। हालांकि यहाँ पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन अभी तक किया नहीं जाता था, जो हम आगे वाले पीरियड में देखेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे फूड एंड ड्रिंक्स की। दोस्तों देखिए, क्योंकि काओ पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तो जो मिल्क और उसके प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, तो वो काफ़ी प्रचलन में थे। जैसे कि घी, बटर, कर्ड मतलब दही, ये सब काफ़ी यूज में किए जाते थे। नॉनवेज भी खाया जाता था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो गाय थी उसको अघन्य माना गया था। अघन्य मतलब इसको कोई भी नहीं मारेगा, जो गाय की हत्या करेगा दोस्तों उसके ऊपर काफ़ी बड़ी पेनल्टी लगाई जाती थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स होती थी, सुरा, सोमा, उनका भी कंजप्शन किया जाता था। दोस्तों अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक गॉड्स के बारे में। फ्रेंड्स ये जो ऋग्वैदिक पीपल होते थे ये नेचुरल फोर्सेस को अपना गॉड मानते थे, उनको ह्यूमन की तरह ट्रीट करते थे। और दोस्तों इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी यज्ञ वगैरह होगा तो उसमें कभी घी ऑफर किया जा रहा है, कभी गेहूं के दाने डाल रहे हो, कभी चावल डाल रहे हो, तो वो इसीलिए था क्योंकि हम भगवान को ह्यूमन की फॉर्म में देखा करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन थे? इंद्रा, क्योंकि इनका नाम सबसे ज़्यादा बार ऋग्वेद में लिया हुआ है। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पोजीशन किसकी है? अग्नि की, जो फायर के गॉड हैं उसकी। दोस्तों फायर को गॉड और लोगों के बीच का इंटरमीडिएट माना गया है। जब भी यज्ञ होता है तो उसमें दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो भी आग से स्मोक, जो धुआं उठ रहा है, तो वो धुआं डायरेक्ट भगवान के पास जा रहा है, इसलिए अग्नि को सेकंड पोजीशन दी गई थी। थर्ड पोजीशन थी वरुणा, जो कि वाटर के गॉड थे। ठीक है, इसी तरह से सोमा जो कि गॉड ऑफ प्लांट्स माने जाते थे। दोस्तों ये सब तो थे मेल गॉड्स, इसके अलावा फीमेल गॉडेसेस भी होती थी, जैसे कि अदिति एंड उषा। बट दोस्तों इनकी पोजीशन इतनी ज़्यादा डोमिनेंट नहीं थी। ठीक है, क्योंकि एक पैट्रियार्चल सेटअप था और जो मेल गॉड हुआ करते थे उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट और स्टेटस दिया जाता था। दोस्तों अगर हम बात करें इनके डोमिनेंट मोड ऑफ वर्शिप की, तो प्रेयर्स को ये रिसाइट करते थे, बार बार प्रेयर्स बोलते थे, और यही इनका मुख्य तरीका होता था भगवान की पूजा करने का। किसी भी तरह का रिचुअल मतलब कर्म कांड में ये लोग भरोसा नहीं करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम लेटर वैदिक पीरियड देखेंगे तो वहाँ पे रिचुअल्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों जब ये लोग वर्शिप करते थे तो उसमें ये लोग मांगते क्या थे? फ्रेंड्स ये किसी भी तरह का स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट या फिर अपने दुखों को दूर करने की बात नहीं करते थे। ठीक है, ये मेनली जो बात करते थे अपनी प्रजा की बात करते थे, पशु मतलब कैटल की बात करते थे,
फूड, वेल्थ और हेल्थ की ये लोग बात करते थे। तो दोस्तों ये तमाम वो सारी चीज़ें हैं जिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ 10 किंग्स, इसके बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है ये बताना है। सबसे पहला स्टेटमेंट ये है कि रिवर अस्किनी जो कि चेनाब रिवर है वहाँ पे ये बैटल हुई थी। दोस्तों ये तो गलत है, हमने देखा था रिवर रावी था। ठीक है। सेकंड क्या है, इट लेड टू द विक्ट्री ऑफ पुरुष एंड स्टेब्लिश्ड देयर सुप्रीमेसी। दोस्तों ये भी गलत है क्योंकि जो भारत थे वो जीते थे, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नीदर 1 नॉर 2। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों यहाँ पे इंडस वैली साइट्स दी हुई हैं और हमको मैच करना है लोकेशन को। सबसे पहला बानावाली हरियाणा, दूसरा क्या है कालीबंगन पंजाब। दोस्तों ये तो गलत है, ये तो राजस्थान में है। तीसरा क्या है धोलावीरा गुजरात। दोस्तों ये सही है। चौथा क्या है सोर्टुगई। दोस्तों ये तो अफगानिस्तान में थी, तो चौथा ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 और 3, ऑप्शन सी। ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, जहां पे कैल्कोलिथिक पीरियड के बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहला क्या है कि दिस पीरियड विटनेस द ग्रोथ ऑफ स्टेबल एंड वाइड स्प्रेड सेटलमेंट। दोस्तों बताइए स्टेटमेंट सही है कि गलत है। दोस्तों सही है, हमने देखा था जोरवे कल्चर, तो वहाँ पे काफ़ी स्टेबल और वाइड स्प्रेड सेटलमेंट हमको देखने को मिलते हैं। सेकंड क्या है कि आर्ट ऑफ राइटिंग इनके पास थी। दोस्तों ये तो गलत है, हमने देखा था कि जो हड़प्पन थे केवल उन्हीं को लिखना आता था। तो स्टेटमेंट 2 तो गलत है, केवल 1 सही है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जहां पे पूछा गया है कि ऋग्वेदिक एज में हमको 3 स्टेटमेंट दिए गए और बताना है कौन सा सही है। पहली बात तो लैंड जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में होती थी। फ्रेंड्स ये तो गलत बात है, हमने डिस्कस किया अभी। नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, सही बात है दोस्तों उनको थी, बट उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था, पास्टोरल। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। अवेयरनेस ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन, दोस्तों ये भी सही है, हमने देखा था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 2 और 3 ओनली। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, जहां पे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहला कि जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं वो केवल नॉर्दर्न इंडिया में ही मिली हैं। दोस्तों ये तो गलत बात है, साउथ इंडिया में भी हमको मिली है। ठीक है। दूसरा क्या है कि उनकी थीम के बारे में बताया गया कि जो भीमबेटका में पेंटिंग मिली है उसमें हमको डेली लाइफ के सीन्स मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो सही बात है, ये हमने देखा भी था। और तीसरा क्या है कि लाखू दियार पेंटिंग जो है वो बिहार की प्रसिद्ध प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है। दोस्तों ये गलत है, और क्यों गलत है ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, केवल स्टेटमेंट 2 ही सही है, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों ये जो लाखू दियार है ये बिहार में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड को पॉज कीजिए और इसमें आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसके आप नोट्स बना सकते हो। अब दोस्तों अगला है क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे पूछा गया है कि ईरान, गिलुंड और जो कायठा है इनमें क्या कॉमन है। ये कहाँ की साइट्स हैं दोस्तों, हमने देखा था ये कैल्कोलिथिक पीरियड की साइट्स हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको साइट्स याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इन पे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे ऋग्वेदिक सोसाइटी के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहला महिलाओं के बारे में कि वो असेंबलीज को ज्वाइन कर सकती थी, जो रिचुअल्स हो रहे हैं उनको परफॉर्म कर सकती हैं। फ्रेंड्स ये तो स्टेटमेंट सही है, हमने देखा था। विडो रीमैरिज जो है वो नहीं होती थी। दोस्तों ये गलत है, हमने देखा था कि विडो रीमैरिज होती है। ठीक है। चाइल्ड मैरिज जो है वो वाइडली होती थी, प्रीवेलेंट थी, काफ़ी बड़ी मात्रा में होती थी। दोस्तों ये भी गलत है, हमने देखा था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 1 ओनली। ठीक है फ्रेंड्स, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 8। ये फिर से ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए। सबसे पहला, ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक एज किंग वॉज इलेक्टेड बाय ट्राइबल असेंबली कॉल्ड समिति। दोस्तों ये सही है, हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए थे जहां पे इलेक्शन हुआ था। ठीक है। दूसरा क्या है कि स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी। दोस्तों ये गलत है, हमने काफ़ी डिस्कस किया है कि स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, जो ट्राइबल के लोग होते थे वही आर्मी की भूमिका निभाते थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 1 ओनली। दोस्तों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, जहां पे नियोलिथिक एज
जो न्यू स्टोन एज है उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहला कि साउथ के जो नियोलिथिक सेटलमेंट्स हैं वो नॉर्दर्न सेटलमेंट से पुराने हैं। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, हम इसको अगले स्लाइड में देखेंगे। दूसरा क्या है कि इस समय ये लोग हंटिंग, फिशिंग और गैदरिंग पे डिपेंड करते थे, कल्टीवेशन नहीं हुआ था। दोस्तों ये स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि हमने देखा था कि कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा क्या है कि ये लोग फुट व्हील्स का यूज़ करते थे पॉट्स बनाने में। दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है और ये आपको याद ही रखना होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3 ओनली। अब दोस्तों जहाँ तक साउथ इंडिया के सेटलमेंट की बात है तो दोस्तों देखिए वहाँ पे सेटलमेंट हमको मिलते हैं 2500 BC के आसपास के, ठीक है, जबकि जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे हमको 5000 BC में ही सेटलमेंट मिल जाते हैं। तो इसलिए जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत हो जाएगा। अब दोस्तों आखिरी सवाल है आज का, क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेके 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहला है चहुदारों के लिए कि ये एक इम्पोर्टेंट सेंटर था क्राफ्ट एक्टिविटी का, यहाँ पे एक बीड फैक्ट्री हुआ करती थी। दोस्तों देखिए ये तो सही है, हमने डिस्कस किया था, मेरे नोट्स में है। दूसरा क्या है कि लोथल फेमस किसके लिए है? डॉकयार्ड के लिए। दोस्तों ये भी सही बात है, हमने डिस्कस किया था, हमको यहाँ पे डॉकयार्ड मिला है। और तीसरा क्या है कि धोलावीरा जो है वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट सिस्टम हुआ करता था। दोस्तों ये भी सही है, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 ओनली। फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हो। एंड दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।